हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग इस सीरीज का मैथमेटिकल सीरीज का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं और अब तक दो लेक्चर में हम लोगों ने संबंध के बारे में और संबंध द्विआधारी संबंधों के प्रकार जो थे उनकी पूरी थ्योरी और उससे संबंधित 3 एग्जाम्पल्स लगभग हम लोगों ने देखे हैं। और अभी मैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहले पूरा वीडियो देखें और अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमको बताएं। और 1.1 एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आप बताएं ताकि उतना ही वीडियो अपलोड किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की जाए तो आप वो भी बता दीजिए, कमेंट में भी बता सकते हैं। उससे हम अगर आप लोग चाहेंगे तो हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा लेक्चर क्या है वो देखते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं, 2 प्रमेय इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला प्रमेय है हमारा प्रमेय 1, किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध सममित होगा यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स। यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध सममित होगा यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स। तो पहले इसका मतलब समझते हैं फिर हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कोई समुच्चय है उस पर एक संबंध परिभाषित है, मान लो R है। मानना क्या, वो R दिया ही गया है, संबंध R सममित होगा। कब सममित होगा? सिमेट्रिक सममित आपको मैंने बताया। ये सममित कब होगा? जब R और R इनवर्स दोनों आपस में बराबर होंगे। जहां पर R इनवर्स का मतलब प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे R संबंध A से B में बनाया गया है तो R इनवर्स जो संबंध होगा वो B से A में बनेगा, उसी संबंध का इनवर्स होगा। यानी R अगर A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा तो R इनवर्स B क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा परिभाषा से। तो कह रहे हैं कि संबंध R सममित तभी होगा जब R और R इनवर्स आपस में बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि R और R इनवर्स दोनों हम निकालें, अगर दोनों दिखने में समान हो तो हम कहेंगे कि संबंध R सममित है। यानी संबंध R के सममित होने के लिए R और उसके प्रतिलोम R इनवर्स का बराबर होना आवश्यक है। इस प्रमेय को हम 2 पार्ट में सिद्ध करेंगे। उक्त प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा क्या? 2 पार्ट। पहला सिद्ध करना होगा यदि R सममित है तो R बराबर R इनवर्स, पहला। और दूसरा हमें सिद्ध करना होगा यदि R बराबर R इनवर्स है तो R सममित होगा। तो हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे देखिए। R सममित है ये हमें मालूम है और हमें दिखाना है R और R इनवर्स आपस में बराबर है। अच्छा, R और R इनवर्स आपस में बराबर होने का मतलब क्या है? R और R इनवर्स के आपस में बराबर होने का मतलब जो R में है वो R इनवर्स में है, जो R में है वो R इनवर्स में है, जो R इनवर्स में है वो R में है। याद रखिए, जो R में है वो R इनवर्स में है और जो R इनवर्स में है वो R में है। फिर से समझा रहा हूँ।
इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी इसको मैं इरेज कर दूंगा। इसको मैं समझाता हूँ कि जैसे आपको किसी ने कहा कि सिद्ध करिए समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, तो आपको दिखाना होगा कि ए सबसेट है बी का तथा साथ साथ बी सबसेट है ए का। दोनों चीज एक साथ दिखानी होगी। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ये दो समुच्चय के बराबर होने की कंडीशन है। तो उसी प्रकार R बराबर R इनवर्स अगर हमें दिखाना है तो हमें दिखाना होगा कि R जो है वो सबसेट है R इनवर्स का और R इनवर्स सबसेट है R का। या इसी को दूसरे तरीके से हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि जो चीज R में पाई जा रही है वो R इनवर्स में है और जो R इनवर्स में पाई जा रही है वो R में है। सबसेट का यही मतलब होता है। जैसे किसी समुच्चय के बारे में हम कहें कि ये किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है तो मतलब उसमें से कुछ अवयव निकाल के इसे बनाया गया, या ये वाला समुच्चय जो लिया गया है इसके के सारे अवयव उस समुच्चय में पाए जाते हैं। तो आपको R को R इनवर्स का उपसमुच्चय दिखाना है, मतलब जो अवयव R में है वो R इनवर्स में होना चाहिए। फिर R इनवर्स को R का उपसमुच्चय दिखाना है तो फिर आप दिखाएंगे कि जो अवयव R इनवर्स में है वो R में हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि माना A कामा B बिलोंग करता है R, इस R में A कामा B पाया जाए, implies that चूंकि R सममित है तो हम कहेंगे B कामा A बिलोंग टू R। A कामा B R में था लेकिन R सममित है, इस वजह से इसका मिरर इमेज A कामा B का मिरर इमेज B कामा A R में होगा। B कामा A R में है, B कामा A R में है कारण चूंकि R सममित है। पहली लाइन। उसके बाद प्रतिलोम की परिभाषा क्या है कि अगर R मतलब किसी समुच्चय मान लीजिए किसी संबंध R में A कामा B है तो उसके प्रतिलोम में वही अवयव B कामा A बन जाता है। यानी B कामा A अगर R में है तो हम कहेंगे A कामा B बिलोंग करेगा R इनवर्स में। ये किससे? R इनवर्स की परिभाषा से, R इनवर्स की परिभाषा से। अब देखिए AB R में था और वही AB R इनवर्स में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो सबसेट है R इनवर्स का। इसका मतलब हुआ कि R सबसेट है R इनवर्स का। दूसरा पार्ट फिर से हम करेंगे पलट करके, जैसे R को R इनवर्स का सबसेट बताया, अब R इनवर्स को R का सबसेट दिखाना है तो फिर मानेंगे। माना A कामा B पाया जाता है R इनवर्स में, पलट के हम मान रहे हैं कि A कामा B R इनवर्स में पाया जाता है, तो परिभाषा कहती है कि B कामा A बिलोंग करेगा R को। इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है कि जब इनवर्स करेंगे तो पलट जाएगा अवयव, यानी A कामा B अगर R में है तो B कामा A R इनवर्स में। उसी प्रकार अगर A कामा B R इनवर्स में है तो R इनवर्स का इनवर्स R होता है, तो B कामा A R में आएगा। ये हमने लिखा R इनवर्स की परिभाषा से। यहाँ पे एक और चीज आपको लिख लेनी चाहिए समझाने के लिए कि R इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो R होगा, इसलिए यहाँ पे B कामा A बिलोंग टू R लिखा गया है। A कामा B का इनवर्स R इनवर्स का इनवर्स लिया गया तो वो R इनवर्स का इनवर्स जो है वो R है। तो AB अगर R इनवर्स में है तो R इनवर्स के इनवर्स में कौन होगा? B होगा। अब BA अगर R में है तो हम कहेंगे A कामा B ये भी R में होगा। क्यों? क्योंकि R सममित है, दिया गया है, R सममित है, दिया गया। अब देखिए AB R इनवर्स में था, वही AB R में आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि अब R इनवर्स सबसेट है R का। तो R इनवर्स अगर R का सबसेट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि R इनवर्स का सबसेट है और R इनवर्स R का सबसेट है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि R और R इनवर्स आपस में बराबर है। ये कब संभव हुआ? जब हमने माना R सममित है। जब हमने माना R सममित है तो R और R इनवर्स आपस में बराबर हो गए। ये हमने पहला पार्ट इसका प्रूव कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम प्रूव करेंगे। देख पार्ट बी कह रहा है कि R और R इनवर्स बराबर हैं,
हमने बता दिया कि आर और आर इनवर्स आपस में बराबर, मतलब आर में जो है वो आर इनवर्स में है, या जो आर इनवर्स में है वो आर में है। हमें दिखाना है आर सममित होगा, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें आर को सममित दिखाना है, तो मतलब जो चीज आर में पाई जाएगी उसका प्रतिबिंब भी आर में होना चाहिए, यानी ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही काम, माना ए कामा बी बिलोंग करता है आर, इंप्लाइज दैट ए कामा बी बिलोंग करेगा आर इनवर्स को। कारण ये है कि आर बराबर है आर इनवर्स के, तो जो आर में है वो आर इनवर्स में होगा। अब इसके बाद ए कामा बी अगर आर इनवर्स में है, ए कामा बी अगर आर इनवर्स में है तो बी कामा ए बिलोंग करेगा आर को। ये कैसे, ये है आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से। साथ साथ इसमें ये भी हुआ कि आर इनवर्स का इनवर्स आर होता है, ये भी इस्तेमाल किया गया। आर इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है कि अगर ए बी आर में है तो ए बी का प्रतिबिंब बी ए आर इनवर्स में होगा, तो वो हमने लिख दिया। अब आप देखिए ए बी आर में था और अब आर में बी ए आ चुका है, यानी पलट गया, आर में अवयव ए बी पाया जाता था, बी ए पाया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आर सममित है, आर सममित है। कब ये संभव हुआ, जब हमने माना कि आर बराबर है आर इनवर्स के। तो दो सेक्शन हमने इसका प्रूव कर लिया। अब ये प्रमेय पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर सममित होगा यदि और केवल यदि आर बराबर आर इनवर्स। दो टुकड़े इसके बने थे, पहला टुकड़ा ये कि आर सममित है तो आर और आर इनवर्स बराबर होना चाहिए, दूसरा था कि आर और आर इनवर्स बराबर है तो आर सममित होना चाहिए। पहला थ्योरम ये कंप्लीट हुआ। प्रमेय दो है, किसी समुच्चय ए पर संबंध आर, पहला पॉइंट स्वतुल्य है तो आर इनवर्स स्वतुल्य होगा। दूसरा पॉइंट, यही आर अगर सममित है तो आर इनवर्स सममित होगा। तीसरा पॉइंट, यही आर अगर संक्रमक है तो आर इनवर्स संक्रमक होगा। ये है हमारा सेकंड थ्योरम। अब देखिए इसका प्रूफ, पहले पार्ट का प्रूफ हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार थ्योरम एक बार फिर समझ लें। किसी समुच्चय ए पर एक संबंध आर परिभाषित है, कह रहे हैं कि अगर आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स स्वतुल्य होगा, अगर आर सममित है तो आर इनवर्स सममित होगा, आर संक्रमक है तो आर इनवर्स संक्रमक होगा। तो पहला पार्ट लेते हैं, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स स्वतुल्य होगा, आर इनवर्स स्वतुल्य होगा। ये है पहला पार्ट। देखिए आर स्वतुल्य होने का मतलब ये है कि आर में ए कामा ए पाया जाता है। देखिए अगर आर स्वतुल्य है, क्योंकि आर स्वतुल्य है, ध्यान दीजिएगा, तो हम कहेंगे ए कामा ए बिलोंग करता है आर, इंप्लाइज दैट ए कामा ए बिलोंग करता है आर। अब आर इनवर्स, आर की परिभाषा, आर इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है कि पलट दिया जाएगा जो अवयव होगा, अगर इनवर्स में जाएगा तो वो पलट जाएगा, यानी मिरर इमेज हो जाएगा। तो ए कामा ए का मिरर इमेज हम लेंगे तो वो बनेगा फिर से ए कामा ए बिलोंग करेगा आर को। ये हमने लिखा आर इनवर्स की परिभाषा से, जिसमें ए जो है वो फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए है, यानी जो ये अवयव आ रहा है वो पूरा का पूरा समुच्चय ए से लिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, आर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स स्वतुल्य है, ये हमें सिद्ध करना था। हमने जो दिया गया था वो माना, क्योंकि आर स्वतुल्य है तो ए कामा ए आर में पाया जाएगा।
अब ए कामा ए अगर आर में है तो ए कामा ए को पलटने पर आर इनवर्स में जाएगा, तो ए कामा ए को पलटेंगे वो भी ए कामा ए आएगा बिलोंग टू आर इनवर्स। ये हमने लिखा आर इनवर्स की परिभाषा से। अब आप देखिए कि आर इनवर्स में ए कामा ए पाया गया, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से सिद्ध हो गया आर इनवर्स स्वतुल्य है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है आर सममित है, आर सममित है तो आर इनवर्स सममित होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है। आर सममित है, आर सममित है का मतलब आर सममित वाली कंडीशन का पालन करता है। तो हम देखते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग करता है आर, ए कामा बी बिलोंग करता है आर, या मानते हैं ए कामा बी बिलोंग करता है आर इनवर्स को। माना ए कामा बी बिलोंग करता है आर इनवर्स को। दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग करेगा आर को। ये हमने लिखा आर इनवर्स की परिभाषा से, साथ साथ ये भी इस्तेमाल हुआ कि आर इनवर्स का इनवर्स आर होता है। बी कामा ए आर में आ गया, जैसे आर इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो उसे आर लिखा जाता है, और ए बी का जब हम इनवर्स में लेके जाएंगे तो ए बी का जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बी ए। तो बी ए जो है वो आर इनवर्स के इनवर्स यानी कि आर में पाया गया। अब देखिए बी ए अगर आर में है तो ए बी भी आर में होगा। कारण ये है कि कहा गया है आर सममित है, आर सममित है। अब अगर ए बी आर में है तो हम कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स को। फिर से यहां पे मैंने लगाया आर इनवर्स की परिभाषा, आर इनवर्स की परिभाषा से। अब आप ध्यान दीजिए, ए बी आर इनवर्स में था और बी ए आर इनवर्स में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इनवर्स अब सममित है। ये हमने दो पार्ट इसका प्रूव किया। इस प्रमेय का तीसरा पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट है आर संक्रमक है, आर संक्रमक है तो आर इनवर्स संक्रमक होगा, आर इनवर्स संक्रमक होगा। माना ए कामा बी बिलोंग टू आर इनवर्स तथा बी कामा सी बिलोंग टू आर इनवर्स है फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए। अगर ए कामा बी आर इनवर्स में है तो बी कामा ए बिलोंग करेगा आर को, तथा अगर बी कामा सी आर इनवर्स में है तो बी कामा सी सी कामा बी बिलोंग करेगा आर को, सी कामा बी बिलोंग करेगा आर को। ये दोनों हमने लिखा आर इनवर्स की परिभाषा से, और साथ साथ आर इनवर्स का इनवर्स बराबर आर। इसको हम लिख सकते हैं सी बी बिलोंग टू आर तथा बी ए बिलोंग टू आर। सिर्फ हमने जगह बदल दी है, बी ए बिलोंग टू आर तथा सी बी बिलोंग टू आर था, हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब आगे देखिए, हम कह सकते हैं सी ए बिलोंग टू आर क्योंकि आर संक्रमक है, आर संक्रमक है। देखिए सी बी बी ए, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, सी ए बिलोंग टू आर। अब अगर सी ए बिलोंग टू आर है तो हम कह सकते हैं ए सी बिलोंग टू आर इनवर्स, आर इनवर्स की परिभाषा से। यहाँ पे आपने देखा कि ए सी बिलोंग टू आर इनवर्स आया, जबकि पहले ए बी और बी सी था। तो ए बी और बी सी था तो पहले का पहला और दूसरे का दूसरा का संबंध हुआ ए सी बिलोंग टू आर इनवर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स संक्रमक है। तो ये हमने इसका 3 सेक्शन कंप्लीट किया
किसी समुच्चय A पर संबंध R दिया गया है, अगर स्वतुल्य है तो R इनवर्स भी स्वतुल्य होगा, R सममित है तो R इनवर्स सममित होगा, और R संक्रमक है तो R इनवर्स भी संक्रमक होगा। तो चूंकि संबंध का पूरा कॉन्सेप्ट और संबंध के जो टॉपिक यानी एनसीईआरटी 12th में जो दिए गए हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो अब हम दूसरा टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं, वो है फलन। असल में 12th में फलन के प्रकार है, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फलन या फंक्शन होता क्या है। पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर हम टॉपिक पर 12th वाले चलेंगे। तो फंक्शन या फलन की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा क्या होती है। देखिए परिभाषा या डेफिनेशन इसकी देखी जाए। परिभाषा क्या है? समुच्चय A से B, समुच्चय A से B यानी A एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय B है। A से B में परिभाषित, A से B में परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध F फलन होगा यदि और केवल यदि एक समुच्चय A है दूसरा B है, A से B में एक संबंध F परिभाषित किया गया है, वो संबंध F फलन हो जाएगा यदि और केवल यदि। क्या बाउंडेशन है उसकी? बाउंडेशन ये है कि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों के साथ, B के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है, अद्वितीय रूप से संबंधित है। ये है इसकी परिभाषा फलन की। समुच्चय A से B में परिभाषित है एक संबंध, उसका नाम है F, वो फलन होगा यदि और केवल यदि। कब होगा? जब A का प्रत्येक अवयव, A में जितना है सारा का सारा अवयव, प्रत्येक अवयव B के अवयवों के साथ, A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है। अद्वितीय का मतलब होता है इंग्लिश में, अगर इसको देखें, इसका मतलब होता है यूनिकली, यूनिकली। और परिभाषा में अगर हम देखें तो अद्वितीय का मतलब होगा एकल संबंध। अद्वितीय संबंध का मतलब एकल संबंध होगा। अद्वितीय रूप से संबंधित होने का मतलब होगा वो एकल संबंध द्वारा संबंधित है। कौन संबंधित है? A का प्रत्येक अवयव किससे संबंधित है? B के अवयवों के साथ। कैसे संबंधित है? अद्वितीय रूप से संबंधित है। अद्वितीय रूप का मतलब क्या होगा? एकल संबंध से संबंधित है। ये इसकी परिभाषा है। इसके पक्ष में एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा पहला सेट A है और ये दूसरा सेट B है। मैपिंग से हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये मैपिंग कहलाती है। इसमें A में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और इसमें A B C D एलिमेंट हैं। मान लीजिए 1 का रिलेशन C से, 2 का A से, 3 का B से, 4 का D से हो जाता है, तो जो परिभाषा उसमें बताई गई है अगर उस परिभाषा का ये पालन कर रहा है तो A से B में जो संबंध बना हुआ है वो फलन होगा। कहा था A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है। A में आप देखिए तो 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, चारों B के अवयवों के साथ यानी दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ अगर देखें तो सिंगल कनेक्शन में है। अद्वितीय रूप से संबंधित होने का मतलब सिंगल कनेक्शन या एकल संबंध में है। 1 का कनेक्शन C से सिंगल ही है,
2 का ए से सिंगल कनेक्शन है, 3 का बी से सिंगल कनेक्शन है और 4 का डी से सिंगल कनेक्शन है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से एक फलन को दर्शाता है, ए से बी में जो संबंध बनाया गया है। मतलब ये जो एग्जांपल है ये एक फलन है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसी के पक्ष में। देखिए ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। 1 2 3 4 5 यहाँ ए बी सी डी ई एफ दिया गया है। हमने रिलेशन बनाना शुरू किया 1 का डी से, 2 का ए से, 3 का बी से, 4 का ई से, 5 का सी से। फिर परिभाषा पर ध्यान दें तो कह रहा था कि प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय का यानी ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय अर्थात बी के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए। ए में 5 अवयव हैं, पांचों का कनेक्शन हुआ है 1 का डी से, 2 का ए से, 3 का बी से, 4 का ई से, 5 का सी से। सिंगल कनेक्शन इधर से दिखाई दे रहा है यानी ए के प्रत्येक अवयव का एकल संबंध बना हुआ है। इसका मतलब ये भी एक फलन है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, काउंटर एग्जाम्पल ये लेते हैं हम ए बी। ये है इसमें 1 2 3 4 5 इसमें ए बी सी डी ई। ये हमने रिलेशन बनाया इस तरह से। हमने कहा कि ये फलन है या नहीं। परिभाषा कहती है ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए। ए में हम देखें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं जिसमें एक का संबंध डी से, 2 का ई से, 3 का ए से, 4 का सी से। सिंगल कनेक्शन हुआ है लेकिन 5 का संबंध नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये है कि ये परिभाषा जो कही गई है उसको वायलेट करता है। माने ये संबंध फलन नहीं है। ये संबंध फलन नहीं है। संबंध है परंतु फलन नहीं है। एक और इसी के जैसा एग्जांपल लेते हैं हम कि ये हमारे पास ए है और ये बी है। इसमें है 1 2 3 4 इसमें ए बी सी डी ई। ये हमने 1 का सी से, 2 का डी से, 3 का ई से, 4 का ए से, 2 का बी से बना दिया। अब आप देखें फिर से परिभाषा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई पहली चीज है कि 4 एलिमेंट है और कोइंसिडेंटली चारों कनेक्ट हुए हैं, चारों संबंधित हुए हैं। लेकिन 1 का सिंगल कनेक्शन हुआ, 3 का सिंगल कनेक्शन हुआ, 4 का ए से सिंगल कनेक्शन हुआ, लेकिन 2 को अगर आप देखेंगे तो 2 का संबंध बी से हुआ है और इसी 2 का संबंध बी से हुआ है यानी 2 का डबल कनेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल लिखा गया ये संबंध तो है परंतु ये फलन नहीं है। ये फलन नहीं है। कारण क्या है कि 2 का डबल रिलेशन हुआ है जबकि कहा गया था ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है। तो 2 एग्जांपल ये हमने ऐसे लिए जो बता रहे हैं कि फलन नहीं है। और कौन सी कंडीशन में फलन नहीं होगा ये भी हमें इससे पता लग गया। देखिए फलन के 4 एग्जांपल हम लोगों ने लिए जो सिंपल तरीके से बता रहे थे कि फलन कब होगा और कब नहीं होगा। अब कुछ टेक्निक्स भी होती हैं फलन को पहचानने की। जिस तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया था अगर उस तरह के एग्जाम्पल लिए जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें हम ये पहचान पाएंगे टेक्निक से, ट्रिक से कि वो फलन है या नहीं। उसको देखते हैं। इसको जनरली हम लोग कह सकते हैं मिरर मेथड या दर्पण विधि आप कह सकते हैं। इसमें क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। असल में अगर देखा जाए तो मिरर या दर्पण की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक रूल होता है, एक नियम होता है। जैसे आप मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो आपकी इमेज बनेगी श्योरली अगर सामने है, और आपकी एक ही इमेज बनेगी अगर आप अकेले खड़े हुए हैं। यानी एक वस्तु हम मिरर के सामने रख देंगे तो उसकी एक इमेज बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ये मिरर का नियम है। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने लिया एग्जांपल, जस्ट सपोज करिए कि इसमें 1 2 3 4 5 इसमें ए बी सी डी ई है और संबंध बना दिया गया। संबंध बना दिया गया।
बनाने के बाद हमें डेफिनेशन नहीं याद है कि फलन की परिभाषा क्या है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि नहीं याद है, नहीं याद आ रही कि क्या परिभाषा, और इस तरह के एग्जाम्पल से आपको पता करना है फलन है या नहीं। तो मिरर क्या करता है, आप यहाँ पे मिरर रख दीजिए, बीच में मिरर रख दीजिए। मिरर यहाँ पे रखने के बाद अब आप सोचिए कि इधर वाले लोग यानी समुच्चय ए में जितने लोग हैं वो मिरर के नियम का पालन करते हैं या नहीं। समझिए यहाँ पे मिरर रखा गया है और ये लोग मिरर के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 अगर मिरर के सामने है तो इसकी इमेज बननी चाहिए, तो देखिए 1 की इमेज भी बन रही है। ए के 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5, और सबका सिंगल कनेक्शन हुआ है। मिरर मेथड क्या कहता है, बीच में मिरर रखिए और इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो मिरर के नियम का पालन करते हैं या नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, जैसे मिरर के सामने सपोज करिए 1 है, तो अब 1 का एक इमेज बनना चाहिए, तो 1 का इमेज बी है। 2 को देखें तो 2 का इमेज डी है। 3 को देखें 3 का इमेज ए है। 4 को देखें 4 का इमेज ई है। 5 को देखें 5 का इमेज सी है। इसका मतलब ये मिरर के नियम का पालन कर रहे हैं। तो फलन की यही परिभाषा सेकंड वाली बनेगी मिरर मेथड में, ये दर्पण विधि में, कि अगर बीच में मिरर रखने पर जो पहले समुच्चय के अवयव हैं वो मिरर के नियम का पालन करते हैं तो इसका मतलब वो संबंध फलन को दर्शाता है, और अगर वो मिरर के नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो जो संबंध है वो फलन को नहीं दर्शाएगा। तो ये चूंकि जितने भी अवयव हैं सब मिरर के नियम का पालन करते हैं, इसका मतलब ये एक फलन है। एक और एग्जांपल यहीं पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा ए और बी। ए में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। तो अब देखें 1 का रिलेशन सी से, 2 का डी से, 3 का ई से, 4 का बी से, 5 का बी से और 6 का एफ से। या एक बदलाव कर देते हैं अभी इसको। तो 5 का ए से है, ये रिलेशन हमने बना दिया। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है ए और ये है बी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ दिया गया है। ये हमने 1 का रिलेशन बनाया, 2 का रिलेशन बनाया, 3 का बनाया, 4 का, और ये रहा 5 का। अब ये फलन है या नहीं, मिरर हम बीच में रख देते हैं। तो मिरर रखने के बाद देखिए मिरर के नियम का पालन करते हैं या नहीं। 1 का मिरर इमेज बी है, 2 का मिरर इमेज सी है, 3 का मिरर इमेज डी है, 4 का ई है और 5 का ई है। फलन के रूल को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। फलन के जो नियम है वो उसका पालन हो रहा है। जितने भी एलिमेंट हैं सब कनेक्ट हुए हैं और सबका सिंगल कनेक्शन हुआ है। एक डाउट बन रहा होगा मन में, वो ये है कि 4 और 5 का सिंगल इमेज बन रहा है। जनरली अगर हम परिभाषा पे जाते हैं तो 4 का सिंगल रिलेशन है, एकल संबंध है, 5 का भी एकल संबंध है। लेकिन मिरर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, 4 और 5 का सिंगल इमेज। पॉसिबल है, सिंगल इमेज कैसे बनेगा, अगर दो लोग मिरर के सामने आगे पीछे खड़े होंगे तो उनका कंबाइंडली सामने से एक ही इमेज दिखाई देगा। तो ये लोग भी मिरर के नियम का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज करिए हमारे पास है ए और ये है बी। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए बी सी डी, ये हमने रिलेशन बनाया। इसको देखिए जरा कि ये फलन है या नहीं। फिर से देखिए 1 का सिंगल इमेज, 2 का सिंगल इमेज, 3 का, 4 का, 5 का। परिभाषा से मिरर हम बीच में रखें तो मिरर के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं।
देखिए 1 मिरर के सामने इमेज बन रहा है, 2 है सामने इमेज बन रहा है, 3 है सामने इमेज बन रहा है, 4 का इमेज बन रहा है, 5 का इमेज बन रहा है, सबका सिंगल बन रहा है। और फिर से वही वाली कंडीशन कि 1 और 5 का सेम इमेज है, आगे पीछे हो सकते हैं, सेम इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये भी फलन है। एक ये हमारा सेट ए है 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा सेट बी है ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये हमने रिलेशन बनाया, सपोज करिए कुछ इस तरह से हमने रिलेशन बना दिया। अब जरा देखें मिरर रखने के बाद क्या होता है। यहाँ पे हमने मिरर रख दिया। अब मिरर रखने के बाद देखिए 1 का डबल इमेज ए और सी दोनों बन रहा है। क्या एक ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने दो इमेज एक ही मिरर में पॉसिबल है? आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब 1 का डबल इमेज पॉसिबल नहीं है मिरर के नियम के हिसाब से। इसका मतलब ये मिरर के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से फलन नहीं है। तो 3 एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें फलन था, और एक एग्जाम्पल ये है जो कि फलन नहीं है। तो पता ये चला कि बीच में मिरर रखने के बाद अगर पहले समुच्चय के जो अवयव हैं वो मिरर के नियम का पालन करते हैं तो वो फलन बन जाएगा, यानी जो संबंध बनाया गया होगा वो फलन हो जाएगा, और अन्यथा की स्थिति अगर आती है तो वो फलन नहीं होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल 5 इसका लेते हैं हम। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ ए बी सी डी है। ये हमने रिलेशन बना लिया और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं ये फलन है या नहीं। तो मिरर हमने रखा है यहाँ पे 1 का इमेज डी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए है, लेकिन 5 सामने मिरर के हैं और इसकी इमेज नहीं बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा तो उसका इमेज जरूर बनेगा, इसका नहीं बन रहा है, मतलब ये जो संबंध है ये मिरर के नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल लिया हमने ये भी फलन नहीं है। फलन से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें रिमेम्बर करके रखना है, जिनको समझ करके रखना है पॉइंट वाइज, और फिर उसके बाद हम आगे और कुछ चीजें इसमें देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि फलन एफ समुच्चय ए से बी में परिभाषित हुआ है तो उसे क्या लिखा जाएगा? f such that a to b लिखा जाएगा। f such that a to b लिखा जाएगा, और इसी को हम लिखेंगे y बराबर fx। इसी को लिखेंगे हम y बराबर fx, जहां पर x जो है वो समुच्चय A के अवयवों को दर्शाता है। x समुच्चय A के अवयवों को दर्शाता है, और साथ साथ जो y है वो समुच्चय B के अवयवों को दर्शाता है। जब संबंध बन जाएगा, फलन बन जाएगा, तो फलन में x y बराबर fx अगर फलन बना तो x जो है वो a के अवयवों को दर्शाएगा और y जो है वो b के अवयवों को दर्शाएगा। एक और चीज इसमें समझनी है, fx का मतलब होता है x का फलन। मतलब ये है कि जो फलन दिया गया है उसमें जो चर है वो x है, और आपको ये समझ के रखना है कि x का मतलब होगा पहले समुच्चय के अवयवों को दर्शाया गया है x से। अच्छा, दूसरी चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि अगर हमें y बराबर fx दिया गया है तो इसमें डोमेन या प्रांत क्या है? इस पर सवाल 12th में बनता भी है। वैसे तो टॉपिक 11th का है, लेकिन 12th में सवाल इस पर बनता है। प्रांत या डोमेन क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। तो डोमेन अगर हम y बराबर fx के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कहेंगे चर x का वह सभी मान जिसके लिए
जिसके लिए फलन y बराबर fx परिभाषित होता है। डोमेन क्या है? चर x का वह सभी मान जिसके लिए फलन y बराबर fx परिभाषित होता है प्रांत का अवयव कहलाता है। प्रांत का अवयव कहलाता है और उनका समुच्चय प्रांत कहलाता है। ये डेफिनेशन है प्रांत की। कोई भी फंक्शन y बराबर fx हमें दिया गया है तो चर x का वह सभी मान जिसके लिए फलन y बराबर fx परिभाषित होता है या हुआ है प्रांत का अवयव कहलाता है और उनका जो समुच्चय बनेगा, उन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो प्रांत कहलाता है।